देखो बेटा, मैं बता रहा था पौधों पर मृदा अम्लता का प्रभाव। अपना टॉपिक है पौधों पर मृदा अम्लता का प्रभाव। ठीक है, इसके अंदर प्रभाव जो है यहाँ पर दो प्रकार के आपके दिए हुए हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रभाव, दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रभाव। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट डालिए आपको प्रत्यक्ष प्रभाव। क्या डालिए? प्रत्यक्ष प्रभाव। अब इस प्रत्यक्ष प्रभाव में फर्स्ट लिखिए पहला पॉइंट डाल करके अपने को लिखना है। इसमें लिखिए पौधों के या पौधों की जड़ों, पौधों की जड़ों पर H+ आयनों का विषैला प्रभाव पड़ता है। पौधों की जड़ों पर H+ आयनों का विषैला प्रभाव पड़ता है। पहले लिख रहे हैं, फिर एक एक करके समझा दूंगा। दूसरा लिखिए, इसमें पादप झिल्लियों द्वारा ग्रहणों की पारगम्यता पर पादप झिल्लियों द्वारा मलाइनों की पारगम्यता पर मृदा अम्लता का प्रभाव पड़ता है। मृदा अम्लता का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है आपके इसमें तीसरा लिखिए बेटा, जड़ों द्वारा क्षारीय तथा अम्लीय आयनों के मध्य संतुलन का प्रभाव पड़ता है। संतुलन का प्रभाव पड़ता है। चौथा लिखिए, अम्लता पादपों के एंजाइम परिवर्तन पर प्रभाव डालती है। एंजाइम परिवर्तन पर प्रभाव डालती है। देखिए बेटा, ये आपके चार प्रभाव हो गए इसके प्रत्यक्ष प्रभाव के। ठीक है, पहला देखिए, जब पौधे की जड़ों पर आपकी क्या उत्पन्न होता है बेटा? रसायन उत्पन्न होता है। अब जबकि आपके अम्लता बढ़ेगी, क्या होगी? बताइए, यदि अम्लता बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो पौधे की जो जड़ है, जैसे ये पौधा है आपका, प्लांट है, और इस प्लांट की जो जड़ जो है, इसके आसपास में यदि आपके H+ आयन की वृद्धि होगी, इसकी वृद्धि होगी, H+ आयन की वृद्धि होगी, अर्थात इसकी अम्लता क्या होगी? बढ़ रही है। तो ये H+ आयन इसके आसपास में क्या रहेंगे? आपके झुंड बना करके रहेंगे या ये यहाँ से हटेंगे नहीं। तो जब ये यहाँ से H+ आयन आपके हटेंगे नहीं, तो क्या होगा कि पादपों पर, इस पादप पर इस H+ आयनों का विषैला प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ेगा? विषैला प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात है, पादप झिल्लियों द्वारा ग्रहणों की पारगम्यता पर मृदा अम्लता का प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि
आपके हाइड्रोजन आयनों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई, हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ गई तो हाइड्रोजन आयन फिर जाएगी कहाँ, हाइड्रोजन आयन जाएगा वो वहीं रुकेंगे और एक जगह इकट्ठे होते रहेंगे। अब इकट्ठे होने से क्या होगा कि ये पादपों की झिल्लियों के अंदर भी आपके क्या होते जाएंगे, एकत्रित होते जाएंगे। अब एकत्रित होने से क्या होगा, इनकी झिल्लियों की जो पारगम्यता है अर्थात कि जो पानी है, जो पौधों की पानी और खनिज लवण करने अवशोषित करने की क्षमता जो है उन्हें झिल्लियों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है अपने पौधे में, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बाधित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। तो आपको पता है कि पौधे का जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट आगे आपके जड़ों द्वारा क्षारीय तथा अम्लीय आयनों के मध्य संतुलन का प्रभाव। अब जड़ें क्या करती है बेटा जी, आपकी धराएं जो है ये बड़ा के इस वक्त क्या करती है, इन्हें तो कहाँ छोड़ती है, मृदा में, और मृदा से तो धराएं कौन विशेष कर रहा है आपके, यदि वो मान लीजिए मृदा अम्लीय न हो तो क्षारीय हो, तो क्षारीय जो आयन होंगे वो इनसे क्या होंगे, रिप्लेस होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, रिप्लेस होते रहेंगे और रिप्लेस होने के कारण यहाँ से धराएं की संख्या कम हो जाएगी। तो और ये जो दूसरे आयन होंगे, कौन दूसरे आयन होंगे, जैसे मान लीजिए कैल्शियम आयन की जरूरत किसको पड़ गई, पौधे को, तो इस कैल्शियम आयन को ये लेना चाहता है, कौन, ये पादप लेना चाहता है। अब बताइए इस स्थिति में कहां से लेगा, नहीं ले सकता, तो इस स्थिति में ये इसे ग्रहण नहीं कर सकता। तो अर्थात इसके अंदर क्या होगा कि जड़ों द्वारा क्षारीय तथा अम्लीय आयनों के मध्य जो संतुलन होगा वो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास है अंतः भारत की एंजाइम परिवर्तन की प्रभाव डालती है। अब एंजाइम परिवर्तन इंसानों में नहीं, अपने जो पेड़ पौधे जो है इनके अंदर भी आपके एंजाइम्स मिलते हैं और ये एंजाइम्स जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संचालित करने का काम करते हैं। और यदि एंजाइम परिवर्तन नहीं होगा, एंजाइम इनके अंदर बनेंगे नहीं, तो क्या होगा, इनके अंदर बहुत सी प्रक्रियाएं बाधित होगी और बाधित होने के बाद में ये सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकते और इधर कोई ना कोई रोग इनमें उत्पन्न हो सकता है। होगा कि नहीं होगा, नहीं हो आया नाम तो जब बोले होगा ना, ठीक है भैया होगा, ठीक कह दिया भैया बच्चों ने, होगा। नेक्स्ट ये दूसरा आगे अप्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव। इसमें पहला लिखिए विभिन्न पोषक तत्व, विभिन्न पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, तांबा तथा जिंक की पौधों को प्राप्यता। दूसरी लिखिए अधिक मृदा अम्लता होने से अधिक मृदा अम्लता होने से एल्यूमिनियम, Mn और Fe आदि अधिक होने से, Fe आदि अधिक होने से इनकी प्राप्यता अधिक होगी। इस कारण ये पौधों पर विषैला प्रभाव
विषैला प्रभाव डालते हैं, इस कारण ये पौधों पर विषैला प्रभाव डालते हैं। तीसरा लिखिए, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम हो जाएगी। तीसरा लिखिए, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम होती है, कम होती है। कम होती है। चौथा लिखो, पौधों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फिफ्थ लिखिए, पौधों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। चलिए बेटा चलिए, वो क्या लाइन से लगी हुई इसलिए ना शॉर्ट हो गई। चलिए आगे देखो बेटा, ये मैंने आपको पहला दिखाया था, इसमें अप्रत्यक्ष प्रभाव होते चल रहे थे, साइक्लिंग चल रहा था अपने। अप्रत्यक्ष प्रभाव इसमें चल रहा था, क्या चल रहा था? अप्रत्यक्ष प्रभाव बेटा अप्रत्यक्ष चल रहा था। इसका जो पहला पॉइंट था वो था विभिन्न पोषक तत्वों जैसे आपके इसमें देना था फास्फोरस, तांबा, जिंक को क्या देना था? आपके क्या था? फास्फोरस, तांबा और आपके जिंक की पौधों को प्राप्त क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पहला पॉइंट था ये अपने इसमें जो मैंने बता दिया था, चलो दोबारा से कि आपके फास्फोरस, ठीक है, तांबा और जिंक जैसे तत्व जो है इनकी पौधों को प्राप्त क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अम्लीय मृदा में ये पोषक तत्व क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कम ये मिलते हैं। नेक्स्ट है अधिक मृदा अम्लता होने से, ज्यादा मृदा यदि अम्लता होगी तो क्या होगा? एल्यूमिनियम आयन जो है आपके, ठीक है, Al3+, Mn आयन है, Ag आयन है, तो इनकी प्राप्यता क्या हो जाएगी? ज्यादा। इनकी प्राप्यता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी प्राप्यता अधिक होने से क्या होगा कि बेटा ये आपको ये पौधों को ज्यादा मिलेंगे। क्या करेंगे? पौधों को ज्यादा मिलेंगे और ज्यादा मिलने के कारण क्या होगा? इन पर ये विषाक्त या विषैला प्रभाव डालेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको H+ आयनों का बताया था, ये पौधे की जड़ें हैं और इन पौधों की जड़ों के चारों तरफ H+ आयन है और ये भी क्या है आपके अम्लीय आयन है। तो इन अम्लीय आयन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पर, तो विषैला प्रभाव डालेंगे से H+ आयन डालेंगे। तीसरा मैंने आपको बताया है कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी? कम। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि जो उचित मृदा जो है, क्या है अपने उचित मृदा जो है इसके दाने कैसे होते हैं? दानेदार होते हैं, ठीक है। इसके अंदर वातन अच्छा होता है और वातन अच्छा होने से इसके अंदर जो वायु का वातन जो होगा वो भी क्या होता है? अच्छा होता है, ठीक है। अब वायु का वातन अच्छा होने के कारण क्या होगा? इसके अंदर जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता जो है वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा इसमें होती है और ज्यादा होने के कारण इसमें सूक्ष्म जीव की क्रियाशील ज्यादा होगी और ज्यादा इनकी संख्या यहाँ पर होगी। बट जो इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका मृदा का स्ट्रक्चर होगा वो अम्लीय प्रभाव के कारण क्या हो जाएगा? आपका गड़बड़ा जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। इसके अंदर वायु
आपके नीचे कीड़े मकोड़े जो है इनको हवा पानी की जरूरत पड़ती है, वो इनको नहीं मिलेगी। अब जब वो इनको नहीं मिलेगी तो ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी होगी और यहाँ से ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इनकी सक्रियता भी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पौधों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि अम्लीय प्रभाव से पौधों के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार से हमारी तबीयत खराब होती है, हमारी तबीयत खराब होती है, जैसे भी मानो कोरोना है, अब अपने को कोरोना लग गया होगा, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, तो वैसे ही प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ता है, इनके ऊपर भी ऐसा ही शारीरिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये भी पादप जो है ये भी जीव है। पादप भी क्या है, जीव है। नेक्स्ट है पौधों में पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि एक ही जगह अम्लीय तत्व मिलेंगे। यदि मान लिया पौधों को क्षारीय तत्व की जरूरत है, कैल्शियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, इनकी यदि आवश्यकता होगी तो वो कहां से आएंगे, अम्लीय बताओ, नहीं मिलेंगे, तो पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी इनके अंदर हो जाएगी। आगे के नेक्स्ट पे अम्लीय मृदा का सुधार। अब बेटा जी मृदा अम्लीय तो हो गई, अम्लीय ने हमने कर दी, अब इसको सुधारेंगे कैसे, इसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाएंगे, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ये अम्लीय मृदा में सुधार, अम्लीय मृदा में सुधार। इसमें लिखिए अम्लीय मृदा में सुधार निम्न प्रकार होता है। अम्लीय मृदा में सुधार निम्न प्रकार होता है। पहला, कैल्शियम चूना CaCO3। देखिए बेटा जी, अब अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, क्षारीय आयन डालने पड़ेंगे। क्या डालने पड़ेंगे, क्षारीय आयन डालने पड़ेंगे। और या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे उर्वरक लेने पड़ेंगे जिनके अंदर क्या हो, क्षारीय आयन हो। क्या हो, क्षारीय आयन जिनके अंदर हो। तो आपके जैसे कैल्शियम आपके चूना है, क्या है, कैल्शियम चूना है CaCO3। इसका सूत्र आपको याद करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो इससे हमें मृदा में क्या मिलेगा, कैल्शियम आयन मिलेगा। क्या मिलेगा इससे मृदा में, कैल्शियम आयन में क्षारीय है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डोलोमाइट। दूसरा है आपके डोलोमाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला है आपके CaMgCO3 का होल ट्वाइस, CaMgCO3 का होल ट्वाइस। ये बेटा जी डोलोमाइट भी आपकी क्या देगा, आपकी कैल्शियम आयन देगा और मैग्नीशियम आयन देगा। क्या देगा बेटा जी, कैल्शियम आयन देगा और मैग्नीशियम आयन आपके लिए देगा। इस डोलोमाइट को अम्लीय मृदा में डाल करके अम्लीय मृदा का सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है बिना भुजा चूना। तीसरा है बिना भुजा चूना। इसका फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा जी कैल्शियम ऑक्साइड से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कैल्शियम मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। चौथा लिखिए भुजा चूना। भुजा चूना जिसे हम CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं बेटा इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बिना भुजा हुआ चूना जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, भुजा हुआ चूना आपकी कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए पांचवा, ये है माल। क्या है बेटा जी, पांचवा माल। और माल का जो फॉर्मूला होता है वो CaCO3 होता है। क्या होता है, माल का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है। छठा खड़िया। क्या है, खड़िया। खड़िया का फॉर्मूला भी क्या होता है बेटा जी, CaCO3। जो गांवों के अंदर जब क्या करते हैं, चौका वगैरह करते हैं ना, क्या करते हैं, चौका का मतलब ये है कि गोबर वगैरह मिला
हाँ खड़ी कहते हैं उसको, खड़िया इसका जो साइंटिफिक नेम है वो खड़िया है, कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर होता है। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट आपके हैं जोका, सातवां है बेटा जी आपके जोका भट्टी धातु मल, जोका भट्टी धातु मल, इसका फॉर्मूला है CaSiO3 तथा CaSiO4। या तो ये आपको मिलेगा CaSiO3 के रूप में या मिलेगा CaSiO4 के रूप में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। वापस से रिपीट करो, मैं रिपीट करवा देता हूं। अब ये मृदा सुधारक जो है या अम्लीय मृदा सुधार यहां पे लिखा गया है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं, टॉपिक को नाम चेंज करके मैं लिख सकता हूं कि सुधारक भी मैं लिख सकता हूं, सुधारक। अब अम्लीय मृदा सुधारक आपसे पूछ लिया जाए कि किन्हीं दो अम्लीय मृदा सुधारकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको नाम देना है, पहला आपको नाम देना है कैल्शियम चूना CaSiO3 कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट आपको नाम देना है इसका सूत्र है CaMgCO3 का वोल्टवाइज। तीसरा आपको बताना है बिना मुद्दा चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड। चौथा आपको बताना है बिना मुद्दा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपके है पांचवा भाग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, खड़िया है CaCO3 और जोका भट्टी धातु मल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है CaSiO3 और CaSiO4, ये जोका भट्टी धातु मल आपके कहलाता है। बेटा ध्यान रखना, ये यदि आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपके प्रैक्टिकल में स्पोर्टिंग के लिए ये रखे जाते हैं। प्रैक्टिकल में स्पोर्टिंग आपकी इनकी होती है, किन्हीं दो के नाम लिखना पड़ता है। अब जरूरी कितने 7 है, अब आपके मान लीजिए 4-5 देश बने हुए तो हर एक देश में 2 लिखना पड़ता है, कितने लिखने पड़ते हैं 2, तो 5 में जो 5 दूनी 10 होना चाहिए, बट यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब आपके कौन सा आ जाए कोई इतना पता नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना भैया, इनके बोलने वाला पूछ जाते हैं, इनके नाम पूछ जाते हैं कि फलाना प्रादर्श आपके या निम्न में से कौन सा प्रादर्श है, नाम लिखो और इसका समय का सूत्र लिखिए। तो आपको ये सूत्र लिखने पड़ेंगे और इसका नाम लिखना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना, नो स्पोर्टिंग है आपकी। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक, अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर होने वाला परिवर्तन। देखिए अम्लीय मृदा में चूना अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर होने वाले परिवर्तन। देखो इस टॉपिक के आपके 2-3 नाम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं कि यदि अम्लीय मृदा में चूना मिलाया जाए तो इसमें होने वाले परिवर्तनों की अभिक्रिया लिखो, या इसमें होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करो। ठीक है, या इसमें होने वाले परिवर्तन कौन सा है वो लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखिए चूने का बारीक, देखो इसमें सर्वप्रथम चूने का बारीक पिसा हुआ चूर्ण, सर्वप्रथम चूने का बारीक पिसा हुआ चूर्ण मृदा की बुआई से मृदा की ऐसे लिखो बेटा इसको, पिसा हुआ चूर्ण बुआई से पूर्व लगभग
7 दिन पूर्व इसे लगभग 7 दिन पूर्व इसे खेत में डाला जाता है, खेत में डाला जाता है, खेत में डाला जाता है तथा यह प्रक्रिया हर 5 वर्ष में अपनाई जाती है तथा यह प्रक्रिया हर 5 वर्ष में अपनाई जाती है। देखिए बेटा जी, आपका अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर होने वाले परिवर्तन जो है, अब अम्लीय मृदा में चूना मिलाओगे तो होने वाला परिवर्तन आपको निकालना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, चूना आप लेते तो चूना गड़ों के रूप में आता है, किसके रूप में आता है, दलियों के रूप में आएगा। सबसे पहले हम उन दलियों को क्या करेंगे, बारीक पीसेंगे, क्या करेंगे, उसे बारीक पीसेंगे और बारीक पीसने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको जब हम खेत की बुआई करेंगे, खेत की जुताई आप करोगे तो जुताई करने से पूर्व क्या करोगे, उसके अंदर 7 दिन पूर्व बराबर मात्रा में आप उस खेत के चारों तरफ उसको फैलाओगे। खेत में फैलाने के बाद में थोड़ा सा उसके अंदर क्या डालोगे, उसके ऊपर पानी का छिड़काव करोगे। पानी का छिड़काव करने के बाद में 7 दिन के अंदर क्या होगा, आपकी जो उसके अंदर कैल्शियम आयन और आपकी मृदा में अम्लीय आयन जो है, इन दोनों के मध्य क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में आपकी जो मृदा जो है उसके अंदर उदासीनता का गुण क्या, जो उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा थी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी या कम हो जाएगी, इससे अम्लीय गुण कम हो जाएंगे। और ये चीज ध्यान रखना, ये नहीं कि दादा भाई हर साल ही डालना, नहीं, हर साल नहीं डालना, ये आपको हर 5 वर्ष में खेत की मिट्टी के अकॉर्डिंग नपवा करके प्रायोगिक परीक्षण करवा करके ही यूज करना है। आसान के ऐसे नहीं होना चाहिए भैया पढ़ लो यहाँ पर जाकर के तुम अपने खेतों में बिखेर दो जाओगे, ऐसा मत करना भैया। एक निश्चित क्वांटिटी इसकी होती है, उस क्वांटिटी पर इसको उस खेत के अंदर डाला जाता है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जुताई से 7 दिन पहले, बुआई से 7 दिन पहले जुताई या फिर जुताई करते हैं खेत की जुताई करने के बाद में बुआई करोगे, उससे 7 दिन पूरा, ठीक है ना। जब जुताई करोगे तो जुताई करने से पहले भी डालो तो वो अच्छी तरीके से मिल जाएगी, जुताई कर दो और पानी छिड़क दो। अब जब बुआई करना हो तो उसके 7 दिन बाद बुआई करनी है, ठीक है। इसमें लिखो, मृदा में चूना मिलाने पर निम्न परिवर्तन होते हैं। मृदा में चूना मिलाने पर निम्न परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं भाई, निम्न परिवर्तन होते हैं। पहला देखिए इसके अंदर CO2 के साथ क्रिया, पहला है इसमें CO2 के साथ क्रिया। देखो बेटा, ये अभिक्रिया जो है CO2 के साथ में, अब तक मैंने जब तक पहला बार बताया है, अब तक मैंने इसको 50 बार आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। कल भी मैंने ये बात लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी कि आपके क्या होगा कि जब आप ये चीज डालोगे या आप लोग ये अम्लीय चूना मिलाओगे तो चूना मिलाने के बाद क्या होगा, इस चूने में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के बाद में आपकी इसकी कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, इसका कार्बोनेट बनेगा। तो कार्बोनेट बनने के बाद में आपका H2CO3 ये कार्बोनेट बना, और ये कार्बोनेट आपकी किससे बिक्रिया करेगा, मृदा से बिक्रिया करेगा। किससे बिक्रिया करेगा, कैल्शियम। आपकी किससे बिक्रिया करके बाइकार्बोनेट बनते हैं, जिससे मृदा में ये किससे बनेगा बेटा, बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके रूप में बदलेगा। और उसके रूप में बदल करके आपकी जो मृदा की जो अम्लता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसके अंदर लिखो
अम्लीय मृदा CO2 से अभिक्रिया कर अम्लीय मृदा CO2 से अभिक्रिया कर बाइकार्बोनेट का निर्माण करती है। बाइकार्बोनेट का निर्माण करती है जिससे मृदा अम्लता में सुधार होता है, जिससे मृदा अम्लता में सुधार होता है। ठीक है, अभी के लिख लो कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको 7 बताए हैं, कितने बताए मैंने आपके अम्लीय मृदा स्तर 7 बताए हैं। इनमें से जो आपकी इच्छा हो ले लेना। यहाँ पर अपन ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ले रहे हैं जी? कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या किया, आपकी जो खेत जो है उसके अंदर हमने फैला दिया। क्या कर दिया? फैला दिया। अब फैलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जल का छिड़काव करेंगे। किसका छिड़काव करेंगे बेटा जी? जल का छिड़काव करोगे। अब जल का जब अपघटन होता है, ध्यान रखना, जल का जब भी अपघटन होगा आपके H++ OH- आयनों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इससे आपके क्या बनेगा, इससे आपके CaOH का वोल्टेज बनता है। क्या बनता है? CaOH का वोल्टेज बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके बनता है। ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH2+2H2CO3 ये इससे अभिक्रिया करेगा। इससे अभिक्रिया करेगा, आपके H2CO3 से अभिक्रिया करेगा और इससे अभिक्रिया करके ये आपके CaHCO3 का वोल्टेज +2H2O 2 जल के अणु आपके यहाँ से बाहर निकाल देगा। नहीं है समझ करने के लिए जरूरत है, सभी ने समझने के लिए समझ लेगा कि आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो आपके H2CO3 से अभिक्रिया करेगा। अब H2CO3 से अभिक्रिया करेगा तो सपोज कीजिए कि आपके यहाँ पर H2CO3 से अभिक्रिया करने के बाद यहाँ से तो क्या आता आपके बेटा जी, ये कैल्शियम, यहाँ से तो क्या आता आपका कैल्शियम हट गया। ठीक है, अब कैल्शियम हटने के बाद में क्या होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ क्या होगा? रीअरेंजमेंट होने से बेटा क्या होगा, ये देखो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आपके इसको CaCO3 को यहाँ से हटाओ। ठीक है, ये हाइड्रोजन आपके हट गए, क्या हट गए यहाँ से हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हटने के बाद में इसके अंदर से या तो 2 ऑक्सीजन के अणु यहाँ से या यहाँ से, इधर से आपके 2 ऑक्सीजन के अणु निकलेंगे। तो यहाँ से आपके क्या होंगे कि इन हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, कितनी 4 हाइड्रोजन तो जो 2 जल के अणु आपके बन रहे हैं। कितने अणु बन रहे हैं? 2 जल के अणु आपके यहाँ बन रहे हैं। तो 2 जल के अणु आपके बाहर निकल गए। बचा क्या अब आपके पास में HCO3। क्या बचे? HCO3 में 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन और आपके ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 6। कितनी बची? 6। तो ये आपकी संख्या बची। अब इसको मैं इस प्रकार से लिख करके CaHCO3 और इसे मैं HCO3 ये लिख सकता हूँ बेटा जी, ये कैसे लिख सकता हूँ, ये यही है। तो HCO3 दोनों से करता है आपकी मतलब पे चिपक जाएगा। अब बेटा जी आपके बना यहाँ पे CaCO3, क्या बना? CaCO3 ये H2CO3 से क्या करेगा, आपके अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। तो H2CO3 से अभिक्रिया करने के बाद CaHCO3 का वोल्टेज वापस से वही CaHCO3 का वोल्टेज आपके बना देगा। वही दोनों की बात एक ही है, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आपके एक 2 अणु लेकर के H2CO3 के एक अणु लेकर के बता दिया है। आप चाहे ये लिखना पर ऊपर की जरूर लिखा। ठीक है, बताओ इसको। अच्छा एक बार समझ गया? देखो बेटा जैसे आपकी कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा? जल से अभिक्रिया करेगा बेटा। किससे अभिक्रिया करेगा? जल से ये अभिक्रिया करेगा। और जल से अभिक्रिया
किससे अभिक्रिया करेगा 2HCO3 से 2H2CO3 से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, अब अभिक्रिया करने के बाद में क्या होगा कि इससे अभिक्रिया कर रहा है, अब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा देखो बेटा, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आपके निकलेंगे, यहाँ से 4 हाइड्रोजन आपके निकले। अब पता है जल अगर जल निकलेगा यहाँ से तो 2 ऑक्सीजन भी आपके निकलेंगे। अब 2 ऑक्सीजन कहाँ से निकले, चाहे यहाँ से ले लो, जैसे 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेंगे तो 2 ऑक्सीजन मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ये 2 ऑक्सीजन लेकर के ये निकल गया आपके जल के रूप में। कहाँ निकल गया, जल के रूप में। बचा क्या आपके CaH2, ठीक है, और आपके CO3 CaH2CO3, तो CaH2CO3 ये बन गया आपके। अब ये एक और सही है तो ये आप इसको छोड़ दो, ये ऊपर वाले उतारो आप, एक उतारो तालियां बेटा, तालियां दिया। चलिए भैया नेक्स्ट लिखिए सेकंड, इसमें लिखो सेकंड बी, इसमें लिखिए बी, मृदा क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया, मृदा क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया। अब आप सोचोगे कि सर ये मृदा क्लोराइड क्या है, बेटा जी मैंने आपको बताया है कि क्या नाम से आपकी ये मृदा है, इस मृदा के अंदर आपकी क्या मिलती है, मृदा मिलेगी। जब बारिश का पानी आएगा या हम पानी डालेंगे मृदा पर तो क्या होंगे कि उस पानी के साथ में आपके जो मृदा के अंदर उपस्थित आयन है वो घुलकर के कहाँ जाएंगे, मृदा की निचली सतह पर कहाँ जाएंगे, मृदा की निचली सतह पर जाएंगे और कहीं ना कहीं तो एकत्रित होंगे, कहीं ना कहीं तो एकत्रित होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, जो विलयन आपका बना हुआ रहेगा वो आपको मृदा क्लोराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जो विलयन वहां पे बना हुआ है वो आपके मृदा क्लोराइड कहलाता है, ये मृदा क्लोराइड कहलाएगा। तो इसके साथ प्रतिक्रिया, तो इसके साथ में क्या प्रतिक्रिया होगी, इसकी आपकी जो अम्लीय मृदा है उसकी लिखिए इसमें बटा में चुना मिलाने पर मृदा में चूना मिलाने पर Ca2+ आयन Ca2+ आयन मृदा पर अधिशोषित मृदा पर अधिशोषित हो जाते हैं, मृदा पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो इसी से क्या होगा बेटा जी, मृदा की अम्लता में सुधार आएगा। अभिक्रिया लिखा देता हूं मैं आपको इसकी, देखिए जिस तरीके से बेटा जी ये क्ले है, ये क्या है, क्ले है, इस पर H+ आयन अधिशोषित है, इस पर H+ आयन अधिशोषित है, ये क्या है, अम्लीय है, क्या है ये, अम्लीय है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, CaOH का होल्डवाइज है, क्या है यहाँ पर CaOH का होल्डवाइज। मतलब देखो बेटा यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकले, और दोनों हाइड्रोजन निकलने के बाद में इस क्ले की दो संयोजकता जो है वो फ्री, दो संयोजकता जो है वो फ्री, यहाँ से ये टूटा, यहाँ से ये टूटा, इसको इस प्रकार से लिख करके दूसरी प्रकार से बताता हूँ कि जैसे आपकी कैल्शियम है ये OH है
इसके साथ चलेंगे और आपके क्या बन जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे आपके Ca ये तो हो गए एशियन निकले और ये बन गया आपका जल, ये बन गया आपका जल। ठीक है बेटा, इसको उतार लो। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सोने का मृदा पर प्रभाव।